वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बता रहे हैं लीगल अवेयरनेस के बारे में, जिसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी भी अन्य प्राइवेट पर्सन के द्वारा, तो उस केस में उसके पास बहुत सारे राइट्स हैं। अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो वह गिरफ्तार कहाँ से किया गया है, किस स्थान पे उसको गिरफ्तारी के बाद रखा गया है, इसकी सारी डिटेल पुलिस को बताना होगा। कि इसकी सारी डिटेल उसके मित्र, फ्रेंड या नातेदार, रिश्तेदार या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको वह व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है कि बताता है कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति को दे दीजिए, जिससे कि मेरे घर वालों को पता चल जाए कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। वह जमानत करा सके, मुझे बचा सके। अगर वह झूठे केस में फंसा है तो वह मुझे बचा सके। तो ये क्या है, एक राइट है। और ये सेक्शन 48 में जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 48 इसके बारे में बात करता है और बताता है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसके मित्र, नातेदार या उसके जो भी रिलेटिव्स हैं उसको बताना जरूरी होगा कि वह व्यक्ति कहाँ गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को कौन से पुलिस थाने में रखा गया है, इसकी सारी डिटेल जो है देनी होगी। तो जैसे ही कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस व्यक्ति को नहीं पता कि उसके पास ऐसा कोई राइट है, तो पुलिस अधिकारियों की जो है ड्यूटी होगी कि वह बताए कि आपके पास ये राइट है। आप अपने किसी वकील को कॉल कर सकते हैं, आप किसी फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं, आप किसी भी रिश्तेदार को कॉल करके कि आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो इसमें कोई रोक नहीं सकता है पुलिस अधिकारी, वह ऐसी इंफॉर्मेशन जो है दे सकता है, क्योंकि उसके पास इसका राइट है। उसके पास ये अधिकार दिया गया है कि अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो वह अपने किसी भी रिश्तेदार या नातेदार को क्या है, यह इंफॉर्मेशन दे सकता है। अगर ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है तो कौन से व्यक्ति को दी गई है, इसको रजिस्टर में लिखा जाएगा पुलिस अधिकारी के द्वारा। जो भी वहाँ का इंचार्ज है उसके द्वारा लिखा जाएगा कि किस व्यक्ति को ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है। और जब जिस मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को पेश करना है, तो उस केस में वह जो मजिस्ट्रेट है वह भी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको राइट्स के बारे में बताया गया है कि ऐसे ऐसे आप अपने किसी रिश्तेदार को कॉल कर सकते हैं, आप जानकारी दे सकते हैं कि आपको कहाँ पकड़ा गया है, या आप किसी वकील को कर सकते हैं। सारा कुछ आपको बताया गया है पुलिस अधिकारी के द्वारा या नहीं बताया गया है, ये सारा मजिस्ट्रेट कंफर्मेशन लेगा उस व्यक्ति के द्वारा। तो ये राइट जो दिया गया है सेक्शन 48 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है। और इस राइट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अवेयर रहेंगे तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो फ्रेंड, ऐसी वीडियोज के लिए, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, कैसी आपकी किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को या कोई भी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस अधिकारी के द्वारा, वारंट के बिना या वारंट के साथ, या किसी प्राइवेट व्यक्ति को यह कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को, फलाना व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो आप पे गिरफ्तारी के बाद क्या राइट है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसकी तलाशी ली जाती है, तो जो भी पुलिस अधिकारी उसकी तलाशी लेगा तो वह उसके पहनने वाले कपड़ों को छोड़कर उसके पास जो भी उसकी चीज़ें मिलेंगी, वह उन वस्तुओं को संभाल के रखेगा, अपने पास रखेगा। उसको की एक सूची तैयार करेगा कि क्या क्या उसके पास से बरामद हुआ है, और उसकी रसीद जो है वह उस व्यक्ति को सौंपी जाएगी जिसको व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अगर कोई महिला, किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें अगर उसकी तलाशी ली जाती है तो उसमें पूर्णतः शिष्टता बरती जाएगी और किसी महिला अधिकारी के द्वारा ही क्या है, उसकी तलाशी ली जाएगी। तो ये जो प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 49 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023
का सेक्शन 49 इसके बारे में बात करता है और कहता है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी में तलाशी किस प्रकार ली जाएगी। तो उसमें उसको रसीद देनी होगी, अगर जो उसकी ज़मानत उस केस में हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो उस केस में या किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा प्राइवेट व्यक्ति उसको गिरफ्तार करता है, तो उस केस में जब भी उसको थाने लाया जाएगा, उसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो भी उसकी तलाशी लेगा, तो इन बातों का ध्यान रखेगा। उसकी जो भी वस्तुएँ हैं, उसके पहनने वाले कपड़ों को छोड़कर जो भी वस्तुएँ हैं, वह उसको सुरक्षित रखेगा, उसकी रसीद उसको सौंपेगा और साथ ही साथ इसकी जो भी उसकी सारी डिटेल क्या है, जो रजिस्टर होता है, उसमें लिखेगा। तो फ्रेंड, ऐसे ही अवेयरनेस के लिए, ऐसे ही चीज़ों को जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बैक टू माई चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपको जैसे कि फ़ोटो में दिख रहा है और ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। जो हस्बैंड है वह इस लड़की को बता रहा है कि वह क्या है, इसका हस्बैंड है, और जबकि वह असल में इसका हस्बैंड नहीं है, इसका पति नहीं है। और इस तरीके से वह क्या करता है, इस लड़की के साथ क्या है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, यह विश्वास दिला के इस लड़की को कि ये जो लड़की है वो उसकी वाइफ है और वह लीगली क्या है, मैरिड है उससे। लेकिन अगर वह इस तरीके से धोखाधड़ी इस लड़की के साथ करता है, तो हमारा भारतीय कानून इसको रोकता है और कहता है, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 81 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी दिखावा करके और यह विश्वास दिला के कि वह इसका हस्बैंड है, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था कि घूंघट ओढ़ के क्या है, शादियाँ होती थी, हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे का फेस नहीं देखते थे, तो उसमें ये जो चांसेस थे बहुत ज़्यादा होते थे। तो इस तरीके से वह क्या है, उस टाइम पे ये ज़्यादा यूज़ होता था लॉ, क्योंकि उस टाइम पे एक दूसरे को देख नहीं पाते थे और कोई भी अदर पर्सन क्या है, इस तरीके का काम कर सकता था। तो लेकिन आजकल ये चीज़ें बहुत कम हो गई है, अभी भी चलती है लेकिन बहुत कम लेवल पे हो गई हैं। तो उस केस में जो है कि उसने वाइफ़ ने हस्बैंड को नहीं देखा और वह हस्बैंड जो है वो जानता है कि वह उसका पति नहीं है, फिर भी वह क्या उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, उसमें वर्क करता है। और जब वह पता चलता है कि वह इस तरीके से क्या है, लीगली मैरिड नहीं है उस वुमन से, उस लड़की से, तो उस केस में कानून सज़ा दे सकता है, वो है 10 साल तक की सज़ा और साथ में जुर्माना होता है, तो बहुत बड़ी सज़ा है। लेकिन कई लोग इसको नहीं समझते हैं, वह क्या इस तरीके से जो पहले टाइम में इसका जो यूज़ था वो ज़्यादा था, घूंघट के जो है घूंघट होता था, हस्बैंड वाइफ लड़का-लड़की को या क्या है, एक-दूसरे को दिखाया नहीं जाता था। तो उस केस में ये लॉ जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता था और मेरे ख़्याल से ये कानून जो है उसी बेस पे बनाया गया है। तो ये इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है, जहाँ कहीं ऐसे रीति-रिवाज हैं, जहाँ कि हस्बैंड वाइफ एक-दूसरे को देखते नहीं हैं, शादी हो जाती है और इस तरीके से कोई अदर व्यक्ति क्या है, इस तरीके से काम करता है, तो उस केस में उसको 10 साल की सज़ा हो सकती है। या आज के समय में जो नई ट्रेंड चल रहा है कि हस्बैंड वाइफ तो ठीक है, लीगली मैरिज हुए हैं, लेकिन कोई अदर पर्सन जो कि है नशा देके या किसी तरीके से, ये आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, तो वो चीज़ भी इस कानून में पॉसिबल है। तो अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसे 10 साल की सज़ा होगी, साथ में जुर्माना होगा। तो अवेयर रहिए। इफ़ यू लाइक माय वीडियो और आप कौन-सी किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि दहेज मृत्यु क्या होता है, डॉरी डेथ क्या होता है। तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये डॉरी डेथ है या दहेज मृत्यु है वो कब कही जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे कि ये एक लड़की है जिसके ससुराल वाले जो हैं वो उससे डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये दे दो, पैसे की डिमांड कर रहे हैं, किसी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, या जो हस्बैंड है उसके बिज़नेस को सेटअप करने का डिमांड कर रहे हैं।
और जो डिमांडिंग है उसके चक्कर में इसको मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से क्या है कहा जा रहा है। उसके जैसे कि फ़ोटो में देख रहे हैं आप कि उसके माँ-बाप कह रहे हैं कि हम कहाँ से लाएँ पैसा? हमारे पास तो इतना है भी नहीं, हम छोटे से घर में रहते हैं, हम इतना पैसा कहाँ से लाएँ? लड़की परेशान रहती है इस चक्कर में और क्या है, वह कहती है कि मेरे ससुराल वाले क्या है डिमांड कर रहे हैं, नहीं तो वह मुझे क्या करते हैं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। मेरा हस्बैंड जो है मारता-पीटता है या उसके रिश्तेदार हैं, वो भी मारते-पीटते हैं कि अपने मायके से जो है आप इतना पैसा लेके आओ या ये चीज़ें लेके आओ। और उस केस में उस लड़की की जो शादी हुई है, उस शादी से क्या है पैसों के चक्कर में जो इस तरह की डिमांड है, एक बार डिमांड पूरी कर दी और उसके बाद दोबारा डिमांड की गई, वह पूरी नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या है, ये लड़की क्या है, किसी तरीके से इसकी डेथ हो जाती है, जो कि नॉर्मल परिस्थितियों में, जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति की जो है लाइफ खत्म होती है, उसकी तरह नहीं, किसी असामान्य परिस्थितियों में इसकी डेथ हो जाती है। तो उस केस में अगर 7 साल यानी शादी को जो है 7 साल नहीं हुए हैं, तो उस केस में 7 साल के भीतर अगर ऐसा होता है, तो वह दहेज मृत्यु कहा जाता है। तो इसमें डिमांडिंग होता है या उसकी जलने के बर्निंग यानी कि जलने के कारण जो है डेथ हुई है या कोई शारीरिक चोट पहुँचने के कारण या सिर में गहरी चोट लगने के कारण उसकी डेथ हुई है, तो उस केस में जो है दहेज मृत्यु कहा जाएगा अगर शादी को जो है 7 साल नहीं हुए हैं। अगर शादी के 7 साल बाद होती है तो उस केस में उसे दहेज मृत्यु नहीं कहा जाएगा क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न रहा है कि इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद क्या है, क्या ये डिमांडिंग हुए हैं या जैसे भी है। तो लड़की को बार-बार परेशान करना पैसों के लिए, चीज़ों के लिए, गाड़ी लाने के लिए या किसी भी खर्चों को कि आपके मायके वाले से स्पेंड करें, तो उस केस में ये दहेज मृत्यु कहलाता है जो कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 80 इसके बारे में बात करता है और दहेज मृत्यु के बारे में बताता है कि कोई भी बर्निंग या जलने के कारण, शारीरिक चोट के कारण और 7 साल के भीतर जो है अगर लड़की की शादी के 7 साल के भीतर अगर डेथ हो जाती है और उसमें जो रीज़न निकलता है कि उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था दहेज के लिए या किसी अदर डिमांड्स के लिए, तो उस केस में जो है दहेज मृत्यु कहा जाएगा। लेकिन कोर्ट को ये साबित करना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके पति या उसके रिश्तेदार जो है डिमांड कर रहे थे। तो उस केस में सेक्शन 80 इसके बारे में बात करता है। आप उसे रीड कर सकते हैं भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 80। इसी तरह से वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।